हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव इलेक्ट्रा। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th एनसीईआरटी की पॉलिटी से डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन देखा था। तो अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। सो हम इसमें चाइना की केस स्टडी करेंगे। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में क्या होता है कि हर 5 साल में रेगुलरली इलेक्शन होते हैं। उनके इलेक्शंस को हम कहते हैं क्वांगो रेनमिन दाइवियाओ दाहोई, दैट इज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट के को अपॉइंट करती है कंट्री के। ओके, तो ये क्या करती है, अप्रॉक्स 3000 मेंबर्स जो होते हैं ऑल ओवर चाइना से सिलेक्ट करती है। ओके, और इनमें कुछ मेंबर्स आर्मी के भी होते हैं। तो फिर इन मेंबर्स को इलेक्शन में पार्ट लेने से पहले एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, तो 2002 और 3 में क्या स्टार्ट हो गया कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सिर्फ उन्हीं को परमिशन देती थी जो ऑलरेडी उसके मेंबर थे या फिर उससे कनेक्टेड जो छोटी छोटी पार्टीज थी। तो उससे क्या था कि चाइना में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती रही। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन हुए, सब हुआ, वोट हुआ, सब हुआ, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। हमें सिर्फ वोट एक ही पार्टी को देना पड़ा, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, और अब अगर हम मैक्सिको की बात करें, एग्जाम्पल लें मैक्सिको का, तो 1930 में क्या हुआ कि मैक्सिको इंडिपेंडेंट हो गया था और उसके बाद वो हर 6 साल के बाद अपने इलेक्शंस करवाने लगा प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। तो क्या हो गया, ना ही कंट्री कोई उस टाइम इंडिपेंडेंट होने के बाद कंट्री ना ही कोई मिलिट्री रूल में थी, ना ही कोई डिक्टेटर्स रूल में थी। डिक्टेटर्स मीन्स तानाशाह। ओके, तो 2000 से पहले क्या था कि जो भी इलेक्शन जीतती थी एक ही रूलिंग पार्टी जीतती थी, दैट इज़ PRI, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी। ओके, जो अपोजिशन पार्टीज थी वो भी इसमें भाग लेती थी, पर क्या होता था कि PRI ऐसी स्ट्रेटजी चूज़ करती थी जिससे और पार्टीज जीत नहीं पाती थी। ओके, वो क्या करती थी, बहुत सारी ट्रिक और कुछ मिसलीडिंग ट्रिक यूज़ करती थी। लाइक वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन होता तो PRI बहुत ज़्यादा उसका प्रचार करती थी, और कई बार ऐसा होता था कि जो पोलिंग बूथ होते थे वहाँ की लोकेशन चेंज कर देती थी। उससे क्या होता था कि जिन लोगों को किसी दूसरी पार्टी को वोट देने जाना है वो वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, तो इस तरीके से मिसलीड करती थी वो लोगों को। ऐसे करके ये पार्टी वहाँ जीत रही थी। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, कैंडिडेट के पास चॉइस तो थी, मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत सारे थे, बट एट द एंड क्या होता था, एक ही पार्टी दैट इज़ PRI वो हमेशा इलेक्शन जीत लेती थी। तो ये भी डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि मेरे पास चॉइस होनी चाहिए, लाइक कि ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी हो, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। लाइक अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी रूलिंग पार्टीज खड़ी होती है, लाइक BJP, कांग्रेस एक्सेट्रा। तो हमारे पास चॉइस होती है कि हमें अपना वोट किसे देना है, बट यहाँ पे किसी के पास चॉइस नहीं थी। तो ये केस ऐसा है कि लोगों के पास चॉइस नहीं है और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, लाइक धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो इंडिया में 18 ईयर पे हम वोट दे सकते हैं। ओके, बट अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे किसी किसी को वोट देने का राइट है, किसी को नहीं है। तो अगर हम एक केस लें, 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में क्या था, विमन जो थी वो वोट नहीं दे सकती थी, उन्हें वोट देने का राइट ही नहीं था। और एस्टोनिया जो था वहाँ पे ये था कि जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग थे उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी वोट देने के राइट में। और जो फिजी है, फिजी में इंडियंस भी हैं
इंडियन फिजी भी हैं और वहाँ के इंडिजीनियस फिजियन भी हैं। तो वहाँ क्या होता था, जो इंडिजीनियस फिजियन थे उनकी वोट वैल्यू इंडियन फिजियन से ज़्यादा होती थी। तो इस तरीके से क्या था, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है। डेमोक्रेसी कहती है 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, मीन्स इफ आई एम गिविंग द वोट दैट आई कैन ओनली गिव 1 पर्सन एट अ वन टाइम। ओके, तो मीन्स इफ आई एम अ वेरिएबल एक्स, इफ अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, अगर मैं कोई खुद को एक वेरिएबल एक्स मान लूँ तो मेरी वैल्यू हमेशा एक के इक्वल होगी। मीन्स अगर मैं एक ही वोट दे पाऊँगी, जब भी इलेक्शन होंगे मेरा सिर्फ एक ही वोट काउंट होगा। तो कोई भी चाहे वो कितना ही बड़ा हो या फिर कितना भी प्रेस्टीजियस हो, सिर्फ एक इंसान की एक ही वैल्यू काउंट की जाएगी। तो इसमें ये था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसमें क्या है कि जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि 1980 से पहले क्या था, वाइट माइनॉरिटी रूल करती थी। मीन्स वहाँ पे एक तरीके से भेदभाव होता था, वाइट ब्लैक का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। ओके, तो क्या हो गया कि वहाँ की एक पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल किए, दैट वाज ज़ैनू पीएफ। ओके, और जब वो इंडिपेंडेंट जब जिम्बाब्वे को मिल गई 1980 में, तो ज़ैनू पीएफ के जो लीडर थे दैट वाज रॉबर्ट मुगाबे। उन्होंने क्या करा, इंडिपेंडेंस से 2017 तक वही जो रूलर थे वही बार बार इलेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, जब भी वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे तो वो क्या करते थे, अपनी पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को में अमेंडमेंट कर देते थे, चेंजेस कर देते, जिससे वो अपनी पावर बार बार बढ़ाते जा रहे थे। उससे क्या हुआ कि लोग उनके खिलाफ बोलते थे, लेकिन जो भी उनके खिलाफ बोलता था वो उनको चुप करवा लेते थे। और जो जुडिशरी होती थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है, हाई कोर्ट है, वहाँ की भी जो जुडिशरी होती थी, अगर वो उनके अगेंस्ट जाती थी तो वो उनको फिर सज़ा देते थे या फिर पनिश कर देते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि लोग जो हैं अपने राइट्स का यूज़ ही नहीं कर पाते थे। लाइक लोगों को खुद बोलने का राइट नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी उनके टाइम पे। ऐसे क्या था कि जो जर्नलिस्ट होते थे, जर्नलिस्ट भी उनके खिलाफ कुछ भी एक भी वर्ड ऐसा नेगेटिव नहीं लिख सकते थे, या वो उनके अपोजिंग जो पार्टी होती थी उसके खिलाफ लिख सकते थे, बट जो ऑलरेडी रॉबर्ट मुगाबे था उसके खिलाफ नहीं लिख सकते थे। तो इस केस में क्या हुआ कि लोगों के पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फिर क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, रॉबर्ट मुगाबे को फोर्सली हटा दिया गया। ओके, तो जिम्बाब्वे का अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम इसमें डेमोक्रेसी कंडीशन की स्टडी करें तो इससे ये पता चलता है कि वो जो लीडर था ऑलरेडी उसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, सब करा, लेकिन बाद में वो नॉन डेमोक्रेटिक की तरह बिहेव करा उन्होंने और लोगों की पावर छीन ली। हर इंसान को अपनी बात बोलने का हक है, हर इंसान अपनी बात कह सकता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट से अगर वो खुश नहीं है तो वो धरने पर भी बैठ सकता है। लाइक हमारे इंडिया में अक्सर ये चीज़ देखी होगी आपने कि लोग जो अपोजिंग पार्टी होती है वो बार बार धरना देती है। इस तरीके से हम अपोज में भी बोल सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो डेमोक्रेसी ये कहता है कि लोगों को उनके राइट दो, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसकी रिस्पेक्ट करो। तो इसमें इतना था। अब मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, अब डेमोक्रेसी फॉर्म है, अब इसमें क्या क्या कंसिडर होगा कि जो रूलर इलेक्ट होगा वो सारे डिसीजन ले सकता है, जो भी मेजर डिसीजन होंगे जो रूलर इलेक्ट होगा वो ही सारे लेगा। ओके, तो इलेक्शन में चॉइस भी ऑफर की जाएगी। मींस चॉइस इन द सेंस कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो मेरी चॉइस होगी कि मैं किसे अपना वोट दूंगी। ओके, और ये जो चॉइस है सारे लोगों के साथ है और सब इक्वल ट्रीटेड होंगे। ये नहीं कि विमेन के लिए नहीं है
या फिर कोई माइनॉरिटी से है वो वोट नहीं देगा, सभी को इक्वल राइट है, सब वोट दे सकते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, ओके। और एक वोट की एक वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये डेमोक्रेटिक वाला पोर्शन ख़त्म हुआ। अब इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी ट्राई करूँगी। और आप लोग एक बार इसको पढ़ने के बाद अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको गो थ्रू प्लीज़ कीजिएगा, उससे क्या रहेगा कि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी होगी। तो थैंक यू।